नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। हिंदुस्तान की सियासत में धर्म की राजनीति का हमेशा बोलबाला रहा है। पार्टियों और नेताओं पर किसी विशेष धर्म की ओर झुकाव के आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, इस सोच में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों में, उनकी नीतियों में इसे साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। प्रधानमंत्री के कार्यों ने आज उन्हें लोगों के बीच में एक लोकप्रिय चेहरा बना दिया है। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि कैसे हर देश के हर वर्ग, हर जाति के लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय चेहरा बने हुए हैं। कैसे हर वर्ग के महिलाओं और युवाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभावनाओं का आधार बने हुए हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे देश में मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी भाईजान बन गए हैं। मोदी अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। अब की बार एनडीए 400 पार, क्या ये महज एक चुनावी नारा है या फिर ये हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने को दोबारा बुनने का मौका है? 400 सीटें महज चुनावी लक्ष्य है या फिर पीएम मोदी के लिए ये देश को एकजुट करने की रणनीति है? 400 सीटें जीतने का दावा महज एक चुनावी रणनीति है या फिर ये एक बड़ा सामाजिक प्रयोग है? चुनावी संग्राम में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य अगर पूरा होता है तो फिर ये भारतीय राजनीति के पिछले 5 दशक का वो अकेला करिश्मा होगा जब देश का वोटर जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर एक भावना के लिए वोट करेगा, जब देश विकास और विकसित होने की लड़ाई जीतने के लिए वोट करेगा। सवाल ये है कि क्या ऐसा होगा और अगर हुआ तो कैसे होगा? 400 के पार ये तो जनता का मूड है, देख रहे हैं आप भी। 370 तो भाजपा को आएगा ही आएगा पार, और पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री के साथ है। मुझे लगता नहीं कि कड़ी चुनौती है। आप अगर जनता के बीच जाएंगे, मुझे लगता है ये बहुत आसान चुनौती है और हर बार से बड़ा इतिहास इस बार हम लोग की सरकार रच दे। अटूट विश्वास है। अगर आप देखें 10 साल यूपीए सरकार, तो उस समय लोग विवादों में घिरे थे। मोदी जी का 10 साल एनडीए का उम्मीदों में रहा, विश्वास में रहा, मोदी के प्रति अटूट विश्वास रहा कि मोदी है तो मुमकिन है। आखिर रहे क्यों नहीं? 14 करोड़ शौचालय बनाया, घर दिया। जो घर कांग्रेस 30 साल में नहीं दिया, वो घर 9 साल में मोदी ने बना के दिया, 4 करोड़ से ऊपर। दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। लोगों को आयुष्मान बना, उससे क्या नाम है, इलाज फ्री हुआ, हमारा ऑपरेशन भी हुआ है। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। ये तस्वीरें महज एक चुनावी सीन नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो शक्ल ले रही है। ये एक ऐसी सदा है जो आगे चलकर हिंदुस्तान की तरक्की की गूंज बन सकती है। पिछले 1 दशक में देश की तरक्की का एक ही मंत्र बार बार दोहराया जाता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश इस मंत्र पर बटा हो सकता है। विपक्ष की राय इस पर अलग होगी, जबकि जो पक्ष में है उनकी अलग। लेकिन महज कुछ मुट्ठी भर राय के दम पर 140 करोड़ का मुस्तकबिल नहीं लिखा जा सकता। तो सवाल ये है, इन चुनावों में देश में क्या बदल सकता है? क्या ये चुनाव देश को एकजुट करेंगे?
क्या ये चुनाव हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों के लिए एक बड़ा रियलिटी चेक होगा? मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके दम पर विपक्षी पिछले कई दशकों से अपनी राजनीति का लट्टू नचा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण बीजेपी की सियासत का बड़ा मुद्दा रहा है। इसी मुद्दे को अपना आधार बनाकर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी करार देती आई है। लेकिन पिछले 10 सालों में देश की राजनीति का रंग और ढंग दोनों बदल रहा है। साल 2024 का चुनाव ही इस बात का जवाब देगा कि देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मतदान करते हैं या फिर हिंदुस्तानी। अच्छा लाभ मिला, जनता को बहुत से लाभ मिले हैं। जो लोग पैसे ना होने के कारण डेड हो जाती थी हॉस्पिटल में, उन लोगों को 5 लाख का इलाज मिला है। भाई जो गरीब तबके के लोग थे उन्हें बहुत आराम। जैसे मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, उसके हिसाब से मुसलमानों को उसका पूरा लाभ मिला है और मुसलमान उनके साथ इस चुनाव में बिल्कुल खड़े हुए हैं। और आगे 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो मोदी जी ने किया है और मुसलमानों का विश्वास जीता। मोदी भाईजान है हमारे, अब तो मोदी भाईजान है हमारे, क्योंकि इतना सामान दे रहे हैं, घर दे रहे हैं। छप्पड़ में पहले लोग रहते थे, अब वो पक्के मकान हो गए हैं, राशन है, ये सब कुछ बहुत कुछ मिल रहा है। मैं तो बहुत ही खुशी हूँ कि ये कम से कम 400 के पार जानी चाहिए। देश की बदली हुई सियासत की एक तस्वीर ये भी है जो सच्ची भी लगती है और अच्छी भी। सियासत में एक आरोप अक्सर सभी दल एक दूसरे पर लगाते हैं कि मुसलमान को इस देश में महज एक वोट समझा गया। लोकतंत्र के त्योहार का उसे सजावटी मुखौटे की तरह सजाया गया है। किसी दल पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं तो किसी पर मुस्लिम वोटों की राजनीति करने का। लेकिन पिछले 10 सालों में देश की राजनीति धर्म, जाति के मुद्दों से ज्यादा विकास की हो रही है। कोशिश ये हो रही है कि आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति ताकतवर बने, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर किसी और धर्म पंथ को मानने वाला, जिसका असर अब हिंदुस्तानी सियासत के आसमान में गूंज रहा है। साथ सबका विकास, सबके विश्वास की बात होती है। जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के अंदर आज बड़ी तादाद में मुसलमानों को हिस्सेदारी मिली है और लगभग 18% आबादी को पहली बार वोट बैंक की राजनीति छोड़ करके उनको अंत्योदय की भावना के साथ, गरीब कल्याण की नीति के साथ उनको आगे लाने के लिए लगभग 30% की हिस्सेदारी सरकार की योजना मिली है। लाभ मिल रहा है 95%, उसमें चाहे आवास हो, कार्ड का राशन हो, आवास हो, गरीब परिवारों को जो बहुत से लाभ है और पेंशन का है, ज़्यादातर मुस्लिम समाज को ही मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, मेरी माँ के पास पहले घर नहीं था, वैसा था, थोड़ा सा छप्पर ऊपर पहले था। तो जब से मोदी सरकार आई है, जब से मुझे लगता है मुसलमानों को बहुत सा लाभ हुआ है और हमारी माँ को घर मिला है, तो हम लोग मुस्लिम जितने भी हैं खुश हैं। यहाँ गुजरात में तो कहा जाता है कि जब संतों की, महापुरुषों की चरण रज आपके घर में पड़ती है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो आज आपकी चरण रज मेरे घर में हुई है, ये मेरा सौभाग्य है। और मोदी जी, बड़ी कृपा आपकी, जो आप कर रहे हो परमात्मा, हम तो दुआ करने आए हैं कि आपको और ताकत मिले और सिखों को, जो हम सारी उम्र ये था कि हमारा भी कुछ देखेगा, आप कर रहे हो, इससे ज़्यादा करो, परमात्मा आपका भला करे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक ऐसा नारा जो हम बचपन से सुनते, पढ़ते और देखते बड़े हुए हैं। इस नारे के पीछे की सोच एक ऐसे हिंदुस्तान की थी जिसमें हर शख्स का धर्म तो अलग अलग हो लेकिन उसकी पहचान सिर्फ हिंदुस्तान हो, जिसमें हर धर्म, पंथ और जाति के लोग सिर्फ एक ही दिशा में काम करें और वो हिंदुस्तान की तरक्की। 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में ये नारा सुनाई तो देता था लेकिन हकीकत की जमीन पर दिखाई कम ही पड़ता था।
जब से भारत आजाद हुआ है, जितनी भी सरकारें बनी, सभी ने योजनाएं बनाई। हर दशक की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनी। ये योजनाएं देश की तरक्की के लिए थी, देश की आम आबादी को मजबूत करने के लिए थी। लेकिन अधिकतर योजनाओं में पुरुषों को तरक्की की कमान थमाई गई। अधिकतर योजनाओं में महिलाएं शायद हाशिए पर रह गईं। लेकिन 2014 में मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को पूरा हक दिलाने की शुरुआत पुरजोर ढंग से की और उन पहलुओं को छुआ जिसे देश की औरतों ने अपनी तकदीर मान ली थी। उज्ज्वला योजना हो या फिर आवास योजना, गरीब कल्याण योजना हो या फिर महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन बिल हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। पिछले 10 साल में मोदी सरकार की योजनाओं ने महिलाओं को न सिर्फ ताकत दी है, बल्कि उन्होंने घर की पूरी अवधारणा में घर को ही शक्ति का केंद्र बना दिया है। महिलाओं के हुनर को उन्होंने योजनाओं से जोड़ा और उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया। नतीजा, आज महिलाएं न सिर्फ घर बना रही हैं, बल्कि उनको चला भी रही हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी को हर धर्म, हर जाति की महिलाओं का साथ मिलता है। पीएम मोदी महिलाओं के दुख दर्द को, उनकी छोटी छोटी दिक्कतों को जिस तरह समझते हैं, ऐसा हिंदुस्तान की सियासत में पहले कभी देखने को नहीं मिला। मैं गैस चूल्हे को लेके कहूंगी कि औरतें लकड़ी जला के अपनी आंखों को फोड़ा करती थी, इन्फेक्टेड हो जाती थी उस चीज़ को लेके। आज वो बहुत कुछ है कि उन्हें गैस और चूल्हे से लाभ मिला है। तीसरी चीज़, मकानों को ले लीजिए, जो छप्पड़ों में लोग रहा करते थे, आज वो हक से कह सकते हैं ये हमारा घर है। वो भी एक भारतीय जनता पार्टी से ही चीज़ मिली हुई है। हमारे बच्चों पे जितना भी काम था उसका भी वो मोदी जी से हमें बहुत लाभ मिला है। और अब की जो सरकार आनी है तो मोदी जी की आएगी। ये चुनावी साल है, राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है। मोदी सरकार ने राम मंदिर को आस्था का ही नहीं बल्कि विकास का भी बहुत बड़ा केंद्र बना दिया है। जिस तरह अयोध्या तरक्की कर रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदान विकास पर होगा, ऐसी उम्मीद है। मुस्लिम वोट किसको देंगे, ये सवाल नतीजों तक पूछे जाएंगे। जवाब नतीजों के बाद ही मिलेगा, लेकिन रुझान अभी से ही आने लगे हैं। दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। खास तौर से ये संदेश मुस्लिम समाज में देना चाहते हैं, क्योंकि ए से लेकर जेड तक आज जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मुस्लिम समाज को मिल रही हैं। हम लोग मुस्लिम समाज के घर घर जाके पोस्टर लगा रहे हैं, हैंडबिल दे रहे हैं उनको, जिसमें सरकार की योजनाएं लिखी हुई हैं। वो सारी योजनाओं की जानकारी मुस्लिम समाज को दे रहे हैं और मुस्लिम समाज को खास तौर से ये बता रहे हैं कि ये योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की योगी और मोदी सरकार ने दी हैं। जिस बीजेपी को लेकर सियासत के जानकार कहते थे कि मुस्लिम का वोट बीजेपी को नहीं मिलता है, ये आवाजें जानकारों के दावों को झुठला रहे हैं। दरअसल पिछले 10 साल में ये एक बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि मोदी सरकार की योजनाओं में ये ध्यान भी रखा गया है कि देश का कमजोर और गरीब तबका लाभार्थी बने। इस देश ने कई योजनाएं ऐसी भी देखी हैं जो थी तो गरीबों के लिए, लेकिन अमीर किसी और को बना गई। पीएम मोदी हमेशा दावा करते हैं कि उनकी सरकार सिर्फ योजनाएं लॉन्च ही नहीं करती, बल्कि ये भी तय करती है कि लाभार्थियों तक पहुंचे। बात करें मुस्लिम आबादी की, तो मोदी की योजनाओं का लाभ उन्हें ज्यादा मिला है, क्योंकि देश की अधिकतर मुस्लिम आबादी जरूरतमंद है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो ये आंकड़े गौर करने वाले हैं।
यूपी में पीएम आवास योजना में 45 लाख मकान दिए गए, 35% आवास मुस्लिम समुदाय को मिले। यूपी सरकार ने 2.61 करोड़ शौचालय बनवाए, 35% लाभ लाभार्थी मुस्लिम समाज से हैं। यूपी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 15 करोड़ को मुफ्त राशन मिला, इसमें 5 करोड़ लाभार्थी मुस्लिम समाज से हैं। यूपी में आयुष्मान योजना के तहत 9 करोड़ लाभार्थी हैं, इसमें 3 करोड़ मुस्लिम हैं। जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। जो हर वक्त लाके डर में रहते थे, अब वो हमारा डर उतर चुका है। अब जो ना हम बहुत खुश हैं और हम मोदी जी को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहते हैं। का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। उन्होंने हम लेडीज़ों के लिए ना ये बहुत ही अच्छा निकाला है। जो हम क्या कहते हैं डर में और दहशत में रहते थे हर वक्त कि कहीं हमारे साथ किसी वक्त हमारे आदमी ये ना कह दे कि तलाक, हमारी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, लेकिन उनके तो ये 3 लफ्ज़ थे, लेकिन हमारी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हम कहाँ जाते हैं, क्योंकि शादी की बात तो उसकी ससुराली उसका घर होता है, मैं का नहीं होता। मोदी जी ने हमारे लिए योजनाएं निकाली हैं, उनको मैं खुद ही इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि अनाज फ्री मिलता है, उससे फ़ायदा हुआ लोगों को। आयुष्मान बना, उससे क्या नाम है इलाज फ्री हुआ, हमारा ऑपरेशन भी हुआ है, उससे हमें उसमें भी लाभ मिला है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ अलग हो रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में मोदी भाईजान कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन का उद्देश्य न सिर्फ मुस्लिम समाज को सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराना है, बल्कि कोशिश ये भी की जा रही है कि मुस्लिम समाज की सियासत में भागीदारी को बढ़ाई जा सके। क्योंकि साल चुनावी है, इसलिए हर रणनीति, हर कैंपेन और हर कार्यक्रम को देखने के लिए चुनावी चश्मे का ही इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे यूपी में बीजेपी ने शुक्रिया भाईजान कैंपेन शुरू कर दिया है। इस कैंपेन से मुस्लिम समुदाय भारी संख्या में जुटता भी दिख रहा है। यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 20% है और ये संख्या बड़ी है, इसलिए यूपी में कैंपेन पूरे प्रदेश में चल रहा है। कार्यक्रम के जरिए मुस्लिम महिला लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है। उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुस्लिम बच्चों को छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं से जोड़ना लक्ष्य है। पीएम के मन की बात किताब का ट्रांसलेशन उर्दू में हुआ है। यूपी में करीब 2000 सम्मेलन किए जाएंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पूरे देश में मुस्लिम समाज को मिल रहा है। 2024 के चुनावों में बीजेपी की कोशिश उन लाभार्थियों को बड़े पैमाने पर जोड़ने की है। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये भारतीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा बदलाव होगा। भारतीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा मोड़ साबित होगा। क्योंकि पिछले चुनावों की बात करें तो मुस्लिम वोट बीजेपी के खाते में कम और स्थानीय दलों के खाते में ज्यादा गए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिले। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में 75% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को मिले। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 79% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। ये सभी पार्टियां बीजेपी को चुनौती दे रही थी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुस्लिम वोट के इस पैटर्न को तोड़ना चाहती है, जिसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। क्या था बीजेपी को 2014 और 2019 का वोटिंग पैटर्न, इसे भी जान लेते हैं। वर्ष 2014 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में 36% हिंदू वोट बीजेपी को मिले, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 44% हो गया। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वर्ष 2014 में बीजेपी को 8% मतदान किया और 2019 में भी यही आंकड़ा दर्ज किया गया, जबकि वर्ष 2014 में ईसाई समुदाय के लोगों ने बीजेपी को 7% वोट किया।
जो कि 2019 में 11% हो गया। इसके साथ ही सिख समुदाय के लोगों ने 2014 में 16% बीजेपी को वोट किया, जो कि वर्ष 2019 में घटकर 11% ही रह गया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया था। बीते 10 सालों में मुस्लिम महिलाओं ने अपने परिवार के पुरुषों की राय बदलने में अहम भूमिका निभाई है। बीजेपी ने बीते सालों में जिस तरीके से पासमानदा मुसलमानों को समाज के हाशिए से उठाकर मुख्यधारा में लाने का काम किया है, उससे भी मुस्लिम समुदाय के लोगों में भाजपा को लेकर दिल और राय दोनों बदला है। सोशल जस्टिस के लिए पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे को उठाया, जेंडर जस्टिस के लिए ट्रिपल तलाक को खत्म किया, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित किया, इस्लामिक देशों से अच्छे संबंध बनाए। 2014 के बाद देश में कोई भी बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, राष्ट्रहित और देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। सियासत में कई दल मुस्लिम वोटों को अपना हक मानते हैं। यूपी में अखिलेश यादव पीडीए का नारा बुलंद करते हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सियासत भी मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण की पोषक मानी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि हर 5 साल पर मुस्लिम रहनुमाओं की जो सियासी भीड़ जुटती है, वो आखिर कब तक वादों की काठ की हांडी बार बार चुनावी आग पर चढ़ाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा? क्या धर्म की राजनीति पर फुल स्टॉप लगेगा? क्या देश जाति और धर्म से उठकर विकास को वोट देगा? इन सभी सवालों के जवाब इस साल मिलेंगे। सरकार की नीति और नियत दोनों ही देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक ताने बाने में देखी जा सकती है। भारत एक विकासशील देश है, विकसित देशों की लिस्ट में शुमार होने का टारगेट है। अगर इस टारगेट को पूरा करना है तो जाति और धर्म के चक्कर से निकलना होगा, या फिर जैसा पीएम मोदी कहते हैं कि इस देश में 4 जातियां हैं, इन सभी जातियों को मजबूत कर कर मुख्य धारा में लाना होगा। सियासी दल केवल वादे कर सकते हैं, लेकिन विकसित भारत के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी देश के मतदाताओं के हाथों में। विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं, इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। ये एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। तो पिछले 10 सालों में देशवासियों ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना भरोसा जताया है, और इसी भरोसे का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बार एनडीए 400 पार का नारा दिया है। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।